जोहार देश की बेटियों को। हाय, दिस इज सागर। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे आईएएस की परीक्षा हो, वो चाहे एमपीपीएससी हो, वो चाहे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षा हो, या वो चाहे किसी भी स्टेट की पीसीएस परीक्षा हो, सबसे पहले आपके मन में ये सारे सवाल आने चाहिए। अगर आपके मन में ये सारे सवाल आ रहे हैं, अगर आपके मन में ये सारे सवाल आते हैं, इसका मतलब है आप सफलता की राह पर हो। अगर आपके मन में ये सारे सवाल नहीं आते हैं, इसका मतलब है दिल्ली अभी दूर है। इसका मतलब है सफलता भी आपसे दूर है। इन सभी सवालों के लिए हम लोग एक चार्ट बनाते हैं। आइए देखते हैं, इस चार्ट में समझते हैं इन सवालों को। तो परीक्षा परीक्षा क्या है? परीक्षा एक परीक्षा एक विज्ञान है। परीक्षा एक कला है। परीक्षा के कुछ निश्चित नियम होते हैं। ध्यान दीजिए, निश्चित नियम। सही उत्तर कैसे पता करें, उसके लिए हम लोग एक सूत्र अप्लाई करेंगे। उसको मैंने नाम दिया है हीरो ढूंढना। उसका नाम है हीरो ढूंढना। इन दोनों को हम जब साथ में अप्लाई करते हैं तो हमको मिलती है सफलता। ठीक है, यही है आपका वो चार्ट, यही है आपकी सफलता का मूल मंत्र। इस चार्ट को आप अपने मन की गहराइयों में बसा लीजिए। इसको जहां पर आप स्टडी करते हो उस स्टडी टेबल पे ड्रॉ करके लगा लीजिए, या फिर आप जहां पर पढ़ाई करते हो सामने दीवार पे लगा लीजिए, क्योंकि यही वो चार्ट है जो आपकी सफलता को निर्धारित करेगा। और परीक्षा क्या है, कैसे पास करें, इसी चार्ट के इर्द गिर्द सारी चीजें आपको घूमती हुई नजर आएगी। यही वो चार्ट है जो आपके सवालों के जवाब देगा, और यही वो चार्ट है जो परीक्षा की जर्नी के दौरान आपका मार्गदर्शन करेगा। और आपके जितने भी सवाल हैं, जितने भी डाउट्स हैं, जितनी भी समस्या है, उन सभी डाउट्स और समस्याओं का जो हल है वो इसी चार्ट में है। तो यही है आपकी सफलता का रहस्य, इसी चार्ट में छुपा हुआ है। अब हम वन बाय वन इन प्रश्नों के जवाब को जानेंगे कि ये सवाल क्या है और इनके जवाब क्या है। तो सबसे पहला जो सवाल है वो है, परीक्षा क्या है? तो इसका जवाब है, परीक्षा एक विज्ञान है। परीक्षा एक कला है जिसके कुछ निश्चित नियम होते हैं। मैं जिस शब्द पे जोर दे रहा हूँ, आप उस पर ध्यान दीजिए कि परीक्षा के कुछ निश्चित नियम होते हैं, है ना। परीक्षा क्या है? जिसके कुछ निश्चित नियम, निश्चित नियम, निश्चित नियम होते हैं, और एक व्यवस्था होती है। व्यवस्था, ध्यान दीजिए इस चीज पे। मैंने कहा कि परीक्षा के कुछ निश्चित नियम और एक व्यवस्था होती है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग का दूसरा प्रश्न जो है, सिलेबस में क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है, इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि सिलेबस जो होता है ना, बहुत लेंदी होता है, एक महासागर की तरह। आप उसमें जितना अंदर जाएंगे, जितना गहराई में जाएंगे, आप उसमें डूब जाएंगे। आपको सिलेबस में डूबना नहीं है, आपको उस महासागर में डूबना नहीं है, आपको उसको पार करना है। उसको तीर के आप सफलता प्राप्त कीजिए, उसमें आप डूब डूब न मत जाइए। उसके बाद हमारा तीसरा जो सवाल है कि सही उत्तर कैसे पता करें, क्या इसका कोई नियम है, क्या इसका कोई सूत्र है? तो इसके लिए इन दोनों सवालों के जवाब जो है वो हमारे इस सूत्र में छुपे हैं। ठीक है, इस सूत्र में इन दोनों सवालों के जवाब है। फोर्थ वन इज, सफलता क्या है? सफलता, जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढ लेते हैं, जब आप इन चीजों के निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं, वही है सफलता। तो हम देखते हैं वन बाय वन इन सवालों को की चीजें क्या है। आइए समझते हैं। पहला जो सवाल हमारे सामने है कि परीक्षा क्या है, तो हमने यहाँ पर जिस चीज पे ज्यादा जोर दिया है वो ये है कि परीक्षा के कुछ निश्चित नियम और एक निश्चित व्यवस्था होती है। इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। परीक्षा के निश्चित नियम, निश्चित नियम। आप देखेंगे परीक्षा के कुछ निश्चित नियम है और एक सुव्यवस्थित उसकी एक व्यवस्था होती है। व्यवस्था, है ना। जैसे कि हमको एक सिलेबस दिया जाता है, समझिए।
परीक्षा का एक सिलेबस होता है, प्री एग्जाम होती है, प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू होता है। तो ये एक निश्चित व्यवस्था को बताते हैं। नियम हम देखते हैं सिलेबस में। सिलेबस आपको क्या नियम बताता है? सिलेबस हमसे कहता है कि आपको इस सिलेबस के अंदर ही पढ़ना है। ये कुछ निश्चित नियम आपसे कहता है कि आपको इस सिलेबस के अंदर ही, हमने आपको नियम बता के रखे हैं, नियम दे के रखे हैं कि आपको इस सिलेबस के अंदर ही पढ़ना है। इस सिलेबस के बाहर अगर आपने पढ़ा तो आप फेल हो जाओगे, ये आपको निश्चित नियम बताता है। उसी तरह प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको पूछने का एक तरीका होता है, वो निश्चित नियम और व्यवस्था के अंतर्गत होते हैं। उसमें आपको कला भी दिखेगी। जो प्रश्न प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में जो पूछे जाते हैं उसको कहने का एक तरीका होता है। जैसे कि 2024 में, हम याद कीजिए, 2024 प्री एग्जाम में 63 नंबर का एक सवाल पूछा है। उसमें पूछा है कि गांधी जी ने किस आंदोलन के समय या किस आंदोलन के दौरान वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया था। उसमें जो उत्तर था वो असहयोग आंदोलन के बारे में पूछ रहे थे। तो उसका पूछने का तरीका, इस तरीके में या इस कला में कहीं न कहीं एक हिंट भी छुपी है। वो ये कहता है कि गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया था। इसका उत्तर अगर आपको नहीं पता है तो प्रश्न पूछने वाला आपको हिंट भी दे रहा है, आपको एक इशारा कर रहा है। वो ये कह रहा है कि आपको पता है, आपको याद आया उत्तर क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये हिंट दे रहा है कि वो जो वेल्स का जो राजकुमार था, वो जो आया था, उसका बहिष्कार करने का हमने आह्वान किया था, उसका बहिष्कार किया था और उस दौरान कितने दंगे हुए थे। तो इस तरीके से वो आपको एक हिंट भी देता है, एक इशारा देता है। इसका क्या मतलब है कि आपको उस इशारे को भी समझना है। वो कहते हैं ना कि समझदार को इशारा काफी है। तो परीक्षक जिसको ढूंढ रहा है वो एक समझदार इंसान को ढूंढ रहा है, जिसको सिर्फ एक इशारा दिया जाए और वो समझ जाए। उसके बाद हम लोग देखते हैं मेंस में आपको उत्तर लिखना होता है। तो आप जिस तरह से उत्तर को लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, उसके कुछ नियम होते हैं, उसका एक फॉर्मेट होता है। जिन लोगों ने मेंस दिया उनको पता है कि मेंस लिखना है निश्चित फॉर्मेट में ही होता है। और मेंस लिखना जो है वो क्या है, वो एक कला है। मेंस में अच्छे नंबर लाना पूरी तरह से एक कला है। इंटरव्यू में आप देखिए, इंटरव्यू में जो आपसे सवाल जवाब पूछे जाते हैं, है ना, इंटरव्यू में क्या होता है, आपसे सवाल जवाब पूछे जाते हैं। ये भी एक नियम और व्यवस्था के अंतर्गत ही आपसे पूछे जाएंगे। इंटरव्यू में जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो वैसा नहीं होता है कि कहीं से कुछ भी प्रश्न पूछ लिया जाए, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इंटरव्यू में सवाल पूछने के नियम निर्धारित है, उसकी एक व्यवस्था है, आपको उसको समझना होगा। इंटरव्यू में आप जो जवाब देते हैं वो क्या है, वो कला है कि आप किसी प्रश्न को किस तरीके से, उसके जवाब को किस तरह से आप प्रस्तुत करते हैं। सपोज कीजिए हम इसको इस तरह से समझते हैं कि इंटरव्यू में उसने आपसे पूछ लिया कि शिक्षा क्या है। समझिए, इंटरव्यू में आपसे पूछा कि शिक्षा क्या है, तो अगर 10 लोग हैं तो 10 के जवाब सबके अलग अलग होंगे कि शिक्षा से हमको ज्ञान मिलता है, शिक्षा हमको सिखाती है, शिक्षा से अंधकार दूर होता है। तो सबके बात को कहने का एक जो तरीका होगा ना वो अलग होगा। हर बात को जो भी कि उसका जवाब दे रहा है उसकी कहने की कला अलग अलग होगी। इसमें अगर आप कला को समझना चाहते हैं, अगर कोई मुझसे पूछे इंटरव्यू में कि शिक्षा क्या है, तो मैं उसको कहूंगा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ये जो है वो आपकी बात कहने की एक कला है, ये आपका प्रस्तुतिकरण, ये आपका प्रेजेंटेशन है। जैसे ही आप इस चीज को इस वे में अगर आप प्रस्तुत करते हैं, इस स्टाइल में, इस कला में उसको कहते हैं अपने उसके सवाल के जवाब को, तो आप समझिए कि इस जवाब का बोर्ड पर किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा। उसको वही तो लोग चाहिए, उनको वही लोग चाहिए जिनको पता है कि परीक्षा एक कला है। बोर्ड में, मेंस में उत्तर लिखना, इंटरव्यू में जवाब देना, वो पूरी तरह से ये हिस्सा है। आपका मेंस, आपके अच्छे नंबर या आपको अच्छी पोस्ट मिलेगी, वो डिपेंड करता है इस चीज पे। परीक्षा क्या है आपको समझने के लिए
विज्ञान को समझना पड़ेगा, क्योंकि विज्ञान की कुछ विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं को जब आप समझते हैं तो आप परीक्षा का अर्थ समझ पाते हैं कि परीक्षा एग्जैक्टली क्या चीज है। तो परीक्षा एक विज्ञान है, और आपको अच्छी पोस्ट मिलेगी ये कौन निर्धारित करता है? वो पूरी तरह से इस कला पे निर्धारित होता है कि आप मेंस में किस तरह से अपना उत्तर लिखते हैं। आपको अच्छे नंबर लाना, आपको डिप्टी कलेक्टर की या कलेक्टर की पोस्ट मिलना, इस बात का निर्धारण इस बात पर होता है कि आपने किसी सवाल के जवाब को किस तरीके से दिया है। और वही है नियम, वही है कला। अब हम अपने दूसरे और तीसरे प्रश्न के जवाब को ढूंढेंगे। उसके लिए हमको सूत्र को समझना होगा। आइए हम लोग सूत्र को समझते हैं कि सूत्र क्या चीज है। सूत्र, ध्यान से समझिए। सूत्र, इसको मैंने नाम दिया है हीरो ढूंढना। क्या नाम दिया मैंने इसे? मैंने इसे नाम दिया है हीरो ढूंढना, और यही है आपका सूत्र। इस सूत्र को समझने के लिए, हीरो ढूंढना इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप किसी फिल्म को इमेजिन कीजिए। इसको समझने के लिए हम लोग किसी फिल्म के माध्यम से हम इस सूत्र को समझते हैं। हम सभी ने फिल्म देखी है, हमको पता है कि फिल्म में एक हीरो होता है और बाकी अन्य कलाकार होते हैं। आपको इस चीज को समझना है कि वो क्या बेस या वो क्या आधार होते हैं जिसके आधार पर आप ये कहते हो कि वो जो कैरेक्टर था वो हीरो था और बाकी जो थे कैरेक्टर वो अन्य कलाकार थे। सोचिए, इस सवाल को सोचिए, क्योंकि अगर आप इस सवाल को सोच पा रहे हैं या उस आधार को या उस बेस को सोच पा रहे हैं तो आपके लिए इस सूत्र को समझना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? हीरो की कुछ विशेषताएं होती है जिस बेस पे या जिस आधार पे हम लोग ये समझ पाते हैं कि ये जो विशेषताएं हैं ये हीरो की है, और ये विशेषताएं जिसमें नहीं है या कम है जिसमें, वो अन्य कलाकार है। तो हम लोग सबसे पहले हीरो की विशेषताओं को देखते हैं और उसकी तुलना हम जो अन्य कलाकार हैं, एक्स्ट्रा कैरेक्टर जो होते हैं, उनसे करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा ये सूत्र क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इस सूत्र में, हीरो ढूंढने के सूत्र में, हम सबसे पहले ये जानते हैं कि हीरो कौन होता है। आइए देखें हीरो कौन होता है। हीरो कौन होता है फिल्म में? हीरो फिल्म का मुख्य किरदार होता है। ध्यान रखिए, कौन होता है हीरो? हीरो फिल्म का मुख्य किरदार होता है। मुख्य किरदार, किरदार। दूसरी विशेषता आप देखेंगे, हीरो कौन होता है? जो कि व्यवस्था में परिवर्तन लाता है। व्यवस्था, व्यवस्था परिवर्तन, परिवर्तन। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम इधर लिख लेते हैं। इस विशेषताओं को थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं, ठीक से समझ पाएंगे आप। दूसरी विशेषता है कि जो हीरो होता है वो व्यवस्था परिवर्तन करता है या व्यवस्था में परिवर्तन लाता है। परिवर्तन, ध्यान दीजिए, हीरो जो होता है वो व्यवस्था परिवर्तन लाता है। हीरो कौन होता है? जिसका समाज में योगदान होता है। समाज में योगदान, ध्यान रखिए, हीरो कौन होता है? जिसका योगदान होता है। हीरो कौन होता है? जो हमको कुछ सिखाता है ना। हीरो वो होता है जो हमको कुछ सीख देता है। जब हम फिल्म देख के बाहर निकलते हैं तो हम कुछ सीखते हैं। हीरो कौन होता है? जो कि प्रासंगिक होता है। प्रासंगिक का मतलब बताइए, प्रासंगिक का मतलब क्या होगा? हीरो वो होता है जो प्रासंगिक होता है, मतलब उसका महत्व होता है ना, उसका एक महत्व होता है। ये है एक हीरो की विशेषताएं। अब इन विशेषताओं की तुलना हम बाकी जो अन्य कलाकार होते हैं उनसे करेंगे तो हम ये समझ पाते हैं, हम ये जान पाते हैं कि किसी भी फिल्म में जो मुख्य कलाकार है वो अलग है और बाकी जो वो अन्य कलाकार हैं। तो हम उसकी तुलना करते हैं कि जो अन्य कलाकार हैं वो कौन होते हैं। तो आइए अन्य कलाकार को हम लोग यहाँ पर उनकी तुलना करते हैं। आप अपनी किताब में या कॉपी में लिख सकते हैं अन्य कलाकार, अन्य कलाकार। ठीक है, ये होते हैं अन्य कलाकार। तो हम लोग कैसे हीरो को
अन्य कलाकार से अलग करते हैं, हम लोग उसकी तुलना करते हैं। आइए तुलना करते हैं हम लोग, है ना। ये आपका तराजू है, ठीक है। तुलना हम एक तराजू के आधार पर करते हैं कि किसका वजन ज्यादा है, किसका परसेंटेज ज्यादा है ना। उसके आधार पर आप ये जान पाओगे कि किसी भी फिल्म का हीरो किस तरीके से आप डिसाइड करते हैं। तराजू में तोलिए तो आपको पता चलेगा कि कौन हीरो है और कौन अन्य कलाकार है। आइए इस तराजू में हम लोग देखते हैं कौन होता है हीरो। हीरो जो होता है वो फिल्म का मुख्य कलाकार होता है। हीरो जो होता है वो व्यवस्था में परिवर्तन लाता है। आपको इसकी तुलना अन्य कलाकारों से करनी है। हीरो का जो किरदार है वो मुख्य है, इनकी तुलना में ये मुख्य आपको नजर आएगा और ये अन्य के रूप में आपको दिखाई देंगे। हीरो जो होगा वो व्यवस्था में परिवर्तन लाता है, इनकी तुलना में वो ज्यादा परिवर्तन लाता है। इसका मतलब ये लोग, इनका जो काम है वो कम है और इसका है जो ज्यादा है। देखिए आप इस तराजू पे देखिए, हीरो जो होता है वो इनकी तुलना में ज्यादा व्यवस्था में परिवर्तन लाता है। हीरो जो होता है वो अन्य कलाकारों की तुलना में समाज में उसका योगदान ज्यादा होता है। हीरो का इनकी तुलना में हमको वो कुछ ज्यादा सीख देता है, ठीक है। अन्य कलाकार जो होते हैं वो कुछ कम देते हैं। हीरो जो होता है वो प्रासंगिक होता है, उसका महत्व ज्यादा होता है। किसके कंपेयर में, किसकी तुलना में, अन्य कलाकारों की तुलना में हीरो का महत्व ज्यादा होता है। यही वो आधार होते हैं, यही वो कुछ आधार होते हैं जिसके आधार पे या जिसके बेस पे हम किसी भी फिल्म में अन्य कलाकारों को तराजू में से तोलते हैं तो हम ये पाते हैं कि अन्य कलाकारों का योगदान हीरो से तुलनात्मक रूप से कम है। और इसी आधार पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं, हम लोग ये बता पाते हैं कि ये जो है ये मेन हीरो है, ये मुख्य कलाकार है और बाकी जो है वो अन्य कलाकार है। तो उसका जो पैमाना है वो है ज्यादा। आपको हीरो कुछ ज्यादा, इसका रोल भी ज्यादा होता है, तो आपको ये चीज हमेशा कुछ ज्यादा करते हुए दिखेगा और जो अन्य कलाकार हैं इसकी तुलना में उनका योगदान कम होगा। तो यही वो बेस है, यही वो आधार है जिनके आधार पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं, जिनके आधार पर हम लोग ये समझ जाते हैं कि हीरो कौन है और अन्य कलाकार कौन है। अगर आप इस तुलना को समझ गए तो आप सिलेबस में क्या पढ़ना है, सही उत्तर तक कैसे पहुंचा जाता है या सही उत्तर कौन होता है, यह आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, इस सूत्र को समझ लिया कि आपको किसी भी फिल्म में आपको हीरो किस तरीके से पता चलता है या आप किस आधार पे ये समझ पाते हैं, ये बता पाते हैं कि एक हीरो ये होता है और ये बाकी अन्य कलाकार होते हैं। आपको उसी तरीके से सिलेबस में भी इस सूत्र को आपको अप्लाई करना है। आपके सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, उन सभी टॉपिक्स में से आपको क्या करना है, आपको उस हीरो को, आईएमपी टॉपिक को आपको अलग निकालना है और जो जो बाकी अन्य कलाकार हैं उदाहरण के तौर पे, या जो ज्यादा आईएमपी नहीं है, उन टॉपिक्स को आपको अलग निकाल के छाट के रखना है। तो हीरो को आप निकालिए और अन्य कलाकार को उससे छाटिए। वो क्या आधार होगा, आप तुलना करेंगे इनका योगदान हीरो से या आईएमपी टॉपिक से कम होगा। जो आईएमपी टॉपिक होगा उनका योगदान, उसका काम जो रहेगा वो ज्यादा होगा और जो आईएमपी टॉपिक नहीं है उनका जो रहेगा वो कम रहेगा। तो इसी आधार पे हम लोग अपने जो प्रश्न पत्र है उसमें भी हम लोग जो सही उत्तर होता है उसको हम लोग बड़ी आसानी से ढूंढ पाते हैं, या वो उत्तर खुद आपको बताता है कि मैं ही हूँ वो सही उत्तर। वो कैसे, आपको उस ए बी सी डी के चार ऑप्शन में आपको तुलना करनी, उन चारों ऑप्शन में आपको तुलना करनी है कि वो कौन सा कैरेक्टर है जिसमें ये विशेषताएं होती है, और उनकी तुलना हम बाकी ऑप्शन में करते हैं तो आप पाते हैं कि उनका जो महत्व है, उनका जो काम है वो कम है और जो हीरो का काम है वो ज्यादा है। और यही वो आधार है जो आपको सिलेबस में क्या पढ़ना है ये बताएगा। यही वो आधार है जो आपको प्रश्न पत्र में ये बताएगा कि सही उत्तर कौन सा है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है कि आपको इस कॉन्सेप्ट को किसी फिल्म के माध्यम से समझना है कि एक फिल्म में
एक हीरो होता है और बाकी अन्य कलाकार होते हैं। तो आपको उन सभी कलाकारों में से एक हीरो को अलग निकालना है और बाकी जो कलाकार है उनको अलग निकालना है। तो वो क्या बेस है, वो क्या आधार है, या वो क्या विशेषताएं हैं जिनके माध्यम से हम लोग ये समझ पाते हैं या हम लोग ये जान पाते हैं कि ये जो कैरेक्टर ये हीरो है और बाकी सब अन्य कलाकार है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए, आप इसको समझ गए, तो आपको ये सूत्र बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। इसी सूत्र को हम लोग अब अपने दूसरे प्रश्न में अप्लाई करते हैं कि सिलेबस में क्या पढ़े और क्या ना पढ़े। तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में ये सूत्र, हीरो ढूंढना ये सूत्र, ये क्या है। आइए हम इसको समझते हैं। हमारा जो दूसरा जो प्रश्न है ना, वो है, इसको मिटा देते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है सिलेबस में क्या पढ़े। यहाँ पर हम लोग उसको लिख लेते हैं, सिलेबस में क्या पढ़े। ठीक है, ये आपका मन में आपका सवाल आना चाहिए, क्या पढ़े और क्या नहीं। ये बहुत जरूरी सवाल है क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़े, क्योंकि आपको पूरा सिलेबस न याद रख पाओगे और ना ही वो पूरा सिलेबस आपको प्रश्न पत्र में पूछा जाना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, क्या आईएमपी है और किन चीजों को आपको छोड़ना है या किन चीजों को आप अन्य कलाकार के रूप में आपको रखना है। आइए हम लोग समझते हैं सिलेबस में क्या पढ़े और क्या नहीं। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे सिलेबस का जो पहला टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम बताइए क्या है। उसका नाम है प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। ज्यादा याद आ पा रहा है आपको? हमारा जो एमपीपीएससी का जो सिलेबस है, उसका पहला जो टॉपिक है उसका नाम है प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में हम एक टॉपिक को लेते हैं। आइए देखते हैं। उस टॉपिक का नाम है वेद। ठीक है, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा का हमारा जो सिलेबस पहला जो उसका टॉपिक है उसमें है वेद, है ना, ये टॉपिक है। तो वेद कितने होते हैं देखते हैं हम लोग। वेद कितने होते हैं यहाँ देख लेते हैं नीचे। पहला है ऋग्वेद। दूसरा बताइए क्या होता है? दूसरा है यजुर्वेद, है ना, यजुर्वेद। यजुर्वेद दूसरा। तीसरा होता है अथर्व वेद। फोर्थ वन इज सामवेद। आप समझिए, हम इसको सूत्र को अप्लाई करेंगे और ये जानेंगे कि कौन सा टॉपिक आईएमपी है, किसको हमको पढ़ना है और किसको हमको अन्य के रूप में रखना है, या हम उसको कम महत्व देते हैं, उसको हमको छोड़ भी सकते हैं, है ना। उस आधार को आप समझिए। अब हम अपने सूत्र को अप्लाई करते हैं और हम कंपेयर करते हैं, है ना। मान लीजिए, इसको इस तरह से समझिए, मान लीजिए वेद नाम की एक फिल्म है। आपको सिर्फ मानना है ना। वेद नाम की एक फिल्म है और इस फिल्म में आपको उस हीरो को, मुख्य किरदार को आपको ढूंढ के निकालना है, अन्य कलाकारों को आपको अलग निकालना है। यही है सूत्र का कॉन्सेप्ट, और जो है वो रहस्य वो इसी में छुपा है कि आपको इन सब में से एक हीरो को बाहर निकालना, उन सभी कलाकारों में से मुख्य कलाकार को बाहर निकालना और अन्य कलाकारों को आपको अलग छांटना है। तो आइए हम लोग सूत्र को अप्लाई करते हैं। उस हीरो को, इन सब कलाकारों में से उस हीरो को निकाल के बाहर एक तरफ रखते हैं और अन्य कलाकारों को हम एक तरफ छांट लेते हैं। आइए देखिए, हीरो जो होता है वो मुख्य किरदार होता है। इसमें आप तुलना कीजिए कि वो कौन है जो इस फिल्म का, मान लीजिए वेद नाम की एक फिल्म है, इन कलाकारों में वो कौन है जो मुख्य किरदार है। तुलना कीजिए, वो कौन है जिसने इन सब में ज्यादा व्यवस्था में परिवर्तन किया है, या जो ज्यादा व्यवस्था को परिवर्तन या बदलाव करता है। वो कौन है इन सब में जिसने समाज में योगदान दिया है। इन सब की तुलना करना है कि किसने समाज में ज्यादा योगदान दिया है।
है ना, हीरो ज्यादा ज्यादा वो करता है, वो कौन है जिसने हमको सीख दी है, इन सब की तुलना में थोड़ी ज्यादा सीख दी है, वो कौन है जो प्रासंगिक है, इन सब की तुलना में ज्यादा प्रासंगिक है। प्रासंगिक मतलब महत्व। हम ये पाते हैं कि इसमें जो जिसका महत्व प्राचीन काल में जितना जितना महत्व था उतना ही महत्व आज भी है। जो प्रासंगिकता उसकी उस समय लिखी, जब ये लिखे गए थे उस समय इनका जो प्रासंगिकता थी या उनका जो महत्व था, वही प्रासंगिकता उनकी आज भी है, उतना ही महत्व उनका आज भी है ना। तो हम लोग पाते हैं, तो हम उस हीरो को इसमें से हम ढूंढ पाएंगे। तो अब जैसे ही आप हीरो की विशेषताओं को मन में लाते हैं, तो आपके सामने एक छवि उभर कर आएगी उस हीरो की, और बाकी आपको अन्य कलाकार के रूप में नजर आएंगे। तो आप क्या ढूंढ पा रहे हैं उस हीरो को? क्या आपने ढूंढ लिया इन विशेषताओं के आधार में कि इन सब कैरेक्टर में कौन है कैरेक्टर जो मुख्य हीरो है, मुख्य कलाकार है, और कौन है जो अन्य किरदार है? बताइए, क्या आप ढूंढ पा रहे हैं? इस सूत्र को अप्लाई कीजिए, इन विशेषताओं को अपने मन में, अपने ध्यान में लाइए, तो आपको खुद ब खुद इस वेद नाम की फिल्म में इसमें एक मुख्य किरदार आपको नजर आएगा, है ना। तो जैसे ही हम लोग सूत्र अप्लाई करते हैं तो हमको एक हीरो नजर आता है। वो हीरो कौन नजर आता है? वो ये नजर आता है, और बाकी ये जो है वो अन्य कलाकार के रूप में आपको नजर आएंगे, अन्य कलाकार, है ना। दिख रहा है कैसे अन्य कलाकार नजर आ रहे हैं आपको? तराजू में तोलना है ना, तराजू में तोलना है आपको, तो आपको तोल के आपको पता चल जाएगा किसका योगदान ज्यादा है और किसका कम है। तो इन सभी में, इन सभी कैरेक्टर में कौन आपको हीरो के रूप में नजर आता है? कौन है जो मुख्य किरदार है इस फिल्म का? वो ऋग्वेद नजर आता है। व्यवस्था किसने ज्यादा परिवर्तन की है इन सब की तुलना में? ऋग्वेद ने की है। समाज में किसका ज्यादा योगदान है इन सब की तुलना में? तो पाएंगे कि हम ऋग्वेद की ज्यादा योगदान है। हम ये पाते हैं कि किसने हमको ज्यादा सीख दी है, किसने हमको सिखाया है इन सब की तुलना में, तो हम पाते हैं कि ऋग्वेद ने हमको ज्यादा सिखाया है। हम ये देखते हैं कि कौन प्रासंगिक है इन सब में, जो उस समय भी उसका उतना ही महत्व था और आज भी उसका उतना ही महत्व है। तो हम पाएंगे कि ऋग्वेद की प्रासंगिकता, इसका महत्व आज भी उतना ही है जितना महत्व उस समय था जब इसको लिखा गया था। तो आपके सामने हीरो कौन निकल के बाहर आ रहा है? तो आप पाएंगे कि ऋग्वेद जो है वो आपको हीरो के रूप में दिखाई देता है। तो यही है आपका IMP टॉपिक, यही है आपका IMP टॉपिक, जिसको आपको पढ़कर जाना है ना। और इन बाकी जो अन्य कलाकार हैं उन पे आपको सिर्फ नजर रखना है। क्यों नजर रखना है? इन नजर रखने के बेस पे ही, उसी आधार पर आप हीरो को बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। तो आपका जो IMP टॉपिक वो ये है, और बाकी पर सिर्फ आपको नजर रखना है। तो इसी सूत्र को, हीरो ढूंढने के सूत्र को आप अपने पूरे सिलेबस पे अप्लाई कीजिए, तो आप ये पाएंगे कि IMP जो टॉपिक है, जो हीरो के किरदार के रूप में जिनका महत्व है ना, तो वो सारे IMP टॉपिक अलग निकल आएंगे, और जो गैर जरूरी है वो टॉपिक्स आपके बाहर निकल आएंगे। तो आप सिर्फ IMP टॉपिक को पढ़ के जाइए, आप इस हीरो को ढूंढ के हीरो को पढ़ के जाइए, क्योंकि प्रश्न पत्र में आपसे यही पूछा जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो तीसरा सवाल है कि सही उत्तर कैसे पता करें, तो आइए हम लोग देखते हैं क्या हमारा सूत्र उस सही उत्तर तक आपको पहुंचा पाता है। क्या आप उस हीरो को ढूंढ पाते हैं, उस सही उत्तर को ढूंढ पाते हैं? आइए देखते हैं। तो याद आप कीजिए, आपका जो तीसरा प्रश्न है, हाँ ना, उस तीसरे प्रश्न को याद कीजिए। क्या तीसरा प्रश्न था? सही उत्तर कैसे पता करें। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उस प्रश्न को। सही उत्तर कैसे पता करें, कैसे पता करें। ठीक है, अब हम लोग अपने सूत्र को लगाएंगे तो बड़ी आसानी से आप उस सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे, यकीन मानिए। तो हम लोग प्रश्न पत्र 2024 MPPSC 2024 में एक प्रश्न पूछा गया, आइए उसको देखते हैं हम लोग। MPPSC 2024 में एक प्रश्न पूछा है 69 नंबर का।
इसको हम लोग अभी सूत्र को अप्लाई करके देखते हैं कि क्या हमारा जो सूत्र है वो काम कर रहा है, क्या हम सही उत्तर तक पहुंच पा रहे हैं। आइए देखते हैं। उसमें ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सबसे प्राचीन वेद है। क्या पूछा है? 2000 एमपीपीएससी 2024 प्री में ये 69 नंबर का ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से सबसे प्राचीन वेद है ना। क्या पूछा है आप देखिए अपने प्रश्न पत्र में, सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, यह आपसे प्रश्न पूछा गया है। उसमें आप ऑप्शन देखिए है ना। ऑप्शन क्या दिए हैं उसमें? पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, सी है अथर्ववेद, और आपका डी ऑप्शन में आपको दिया है सामवेद। ठीक है, अब हम अपने सूत्र को लगाते हैं, हीरो ढूंढते हैं। क्या हम उस हीरो को ढूंढ पाते हैं? क्या हम उस सही उत्तर को ढूंढ पाते हैं? आइए, सिर्फ आपको इमेजिन करना है, आपको ये मानना है कि वेद नाम की एक फिल्म है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इमेजिन करते हैं, है ना। ये पढ़ने का एक तरीका होता है, किसी भी चीज को समझने का एक तरीका। मान लीजिए कि वेद नाम की एक फिल्म है और आपको उसमें हीरो को अलग निकालना है और अन्य कलाकारों को अलग निकालना है। जो हीरो होगा वही आपका सही उत्तर होगा। क्या वो सही उत्तर आपको बता पाता है खुद ब खुद कि मैं ही हूँ वो सही उत्तर? आइए सूत्र लगाइए और अन्य कलाकारों से उसकी तुलना कीजिए, तो आप ये पाएंगे कि सही उत्तर अपने आप आपको बाहर अलग नजर आएगा। इसमें हम देखते हैं कि मुख्य किरदार, है ना, वेद नाम की फिल्म का मुख्य किरदार इन चारों में कौन है? कौन है? देखिए, ढूंढिए, वो कौन है जो वेद नाम की फिल्म में व्यवस्था में परिवर्तन लाता है ज्यादा? इन सबकी तुलना में सबसे ज्यादा परिवर्तन कौन लाता है? व्यवस्था परिवर्तन किसने किया है? कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए। समाज में किसका योगदान ज्यादा है इन सब की तुलना में? वो कौन है जिसने ज्यादा योगदान दिया समाज में? वो कौन है जो हमको सिखाता है, कुछ सीख देता है इन सब की तुलना में, जो हमको ज्यादा सिखाता है? वो कौन है जो जिसकी प्रासंगिकता इन सब में ज्यादा है? सबसे ज्यादा किसकी प्रासंगिकता है इन सब में से? आप तराजू पे तोल के तुलना कीजिए, प्रासंगिकता, महत्व, इन सब में किसका महत्व उस समय जितना महत्व था उतना महत्व आज भी बना हुआ है? वो कौन है? वो तुलना कीजिए, तो आप वो पाएंगे कि एक ही कैरेक्टर है जो आपको हीरो के रूप में नजर आता है। तो आप उस हीरो को बाहर निकाल लीजिए और अन्य कलाकारों को आप बाहर निकाल लीजिए, तो उसमें मुख्य जो किरदार वो कौन नजर आता है? वो आपको नजर आएगा ऋग्वेद, और यही है आपका सही उत्तर। यही है आपका सही उत्तर और यही है आपका हीरो जिसको आपने ढूंढ लिया है। ठीक है, और ये जो बाकी है, ये बाकी कौन है? ये अन्य कलाकार के रूप में आपको नजर आएंगे, अन्य कलाकार। तो यही वो तरीका है जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा आप सूत्र अप्लाई करके प्रश्न पत्र में सही उत्तर तक सीधे पहुंचते हैं। आप इसी सूत्र को जितने भी पुराने सालों के पीवाईक्यू हैं, पुराने प्रश्न पत्र हैं, उसमें आप अप्लाई कीजिए और आप ढूंढिए उस सही उत्तर को, उस हीरो को, इस विशेषताओं को आप अपने मन में लाइए। ये विशेषता आपको बिल्कुल सही उत्तर तक पहुंचाएगी। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अपने अगले लेक्चर में और ज्यादा बेहतर समझेंगे, क्योंकि कुछ और विशेषताएं भी है, हम उसको समझेंगे बाद में। अभी हम लोग शॉर्ट में या थोड़ा सा सूक्ष्म रूप में उसको समझने की शुरुआती कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज क्या है। उसके बाद हम इसी कॉन्सेप्ट को और डिटेल करेंगे, आपके सामने कुछ और विशेषताएं हैं उनको भी शामिल करेंगे। तो आप ये पाएंगे कि जो उत्तर है वो खुद आपको हाथ उठा के ये कहेगा कि मैं ही हूँ वो सही उत्तर, आप मुझे टिक कीजिए, मुझे आप गोला कीजिए, है ना। तो इसको हम अपने आने वाले लेक्चर में और बेहतर समझेंगे। अब हम नियम और सूत्र को जानना क्यों जरूरी है इस चीज को समझेंगे। आइए समझते हैं। यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं हम लोग,
है ना। जो चार्ट आपका आईएमपी जो मूल मंत्र है उसको आप बना लीजिए, अपने आंखों के सामने रखिए, ताकि आपका सही मार्गदर्शन ये करता रहे, है ना। तो आपका चार्ट में आपने देखा है, ये है नियम और ये है सूत्र, ठीक है। इसका नाम मैंने दिया है हीरो ढूंढना, और इस दोनों को आप साथ में अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगी सफलता। इस चार्ट को आप हमेशा याद में रखिए। अब हम लोग ये जानते हैं कि नियम और सूत्र आपको जानना क्यों जरूरी है। आइए देखते हैं। पहला है नियम। नियम जानना आपको क्यों जरूरी है? नियम आपको इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि हर चीज के कुछ ना कुछ नियम जरूर होते हैं, है ना। हर चीज के कुछ ना कुछ नियम, हर चीज के कुछ कुछ ना कुछ नियम है। आप ये देखते हैं, आप ये पाते हैं कि नेचर में हर चीज के कुछ न कुछ नियम निर्धारित हैं। बिना नियम के कोई भी चीज न शुरू होती है, न वो आगे बढ़ती है। इसका मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हर चीज के नियम होते हैं, इसलिए आप हर चीज के नियम को सबसे पहले उन नियमों को पता कीजिए। क्यों पता करना है इन नियमों को? ताकि आपका डायरेक्शन, आपसे कोई गलती ना हो। हर चीज के नियम, हर चीज के कुछ ना कुछ नियम होते हैं। उनको जानने से क्या फायदा होगा, हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। सपोज इसको हम किसी खेल के माध्यम से, कि कबड्डी का एक खेल के माध्यम से समझते हैं। समझिए, ये एक कबड्डी का खेल है ना। कबड्डी का खेल, इसके कुछ नियम होते हैं। ये प्लेयर है कबड्डी के। इसके नियम है कि आपको इस पाले में, है ना, इस पाले में, या फिर इसको कोर्ट कहते हैं, कोर्ट। कबड्डी के कुछ नियम है, वो आपको जानना जरूरी है। वो ये कहते हैं कि आपको इस नियम में, इस व्यवस्था के अंदर ही आपको खेलना है। अगर आपको ये नियम नहीं पता होंगे तो क्या होगा, आप यहाँ से इसको आउट करने की कोशिश करेंगे, या फिर ये प्लेयर अगर इस पाले के या इस कोर्ट के बाहर चले गया तो क्या होगा, ये आउट हो जाएगा। इसलिए आपको इस खेल के नियम पता होना जरूरी है। अगर आपको खेल के नियम नहीं पता होंगे तो क्या होगा, आप फॉल कर जाएंगे, आप आउट हो जाएंगे। वैसे ही जैसे कि आपको एक सिलेबस दिया जाता है, ठीक है। आपके पास में एक सिलेबस होता है, एक नियम होता है। वो नियम क्या कहता है? वो नियम ये कहता है कि आपको इस सिलेबस के अंदर ही पढ़ना है। अगर आपने इस सिलेबस के बाहर कोई भी टॉपिक पढ़ा तो क्या होगा, अगर आप इस पाले के बाहर जाके, इस कोर्ट के बाहर जाके आपने कुछ भी पढ़ा तो क्या होगा, आप आउट हो जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे। ये नियम की जानकारी, इसलिए आपको नियम जानना जरूरी है कि आखिर में किसी भी चीज के नियम क्या होते हैं। इसको हमने कबड्डी के खेल के माध्यम से समझा कि एक नियम है। ये नियम अगर आपको पता होंगे तो आप फॉल नहीं कर पाएंगे, आप आउट नहीं हो जाएंगे। वैसे ही आपको सिलेबस में क्या पढ़ना है, उसी सिलेबस के अंदर ही पढ़ना है, सिलेबस के बाहर आपको नहीं जाना है। इसलिए आपको नियम को जानना जरूरी है। दूसरी चीज हम लोग ये देखते हैं, दूसरी चीज आइए समझते हैं, आपको नियम जानना क्यों जरूरी है। नियम जो होते हैं वो आपके परीक्षा का प्रवेश द्वार है। लिख लीजिए, पहला ये है ना, ये पहला नियम है। दूसरा नियम भी आप लिख लीजिए, नियम जो है वो परीक्षा का प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार, नियम आपकी जो परीक्षा है उसका एंट्रेंस है ना, वो उसका गेट है जहां से आप किसी भी परीक्षा में प्रवेश करते हैं, है ना। अगर आपको नियम और सूत्र पता नहीं होंगे, और अगर आप परीक्षा के चक्रियों में चले गए, है ना, अगर आपको बिना नियम पता हुए आप अगर परीक्षा के चक्रव्यूह, समझिए, इस शब्द को समझिए, ये सिर्फ समझने के लिए मैं इस वर्ड को मैं अप्लाई कर रहा हूं। अगर आप बिना नियम, बिना सूत्र जाने
परीक्षा के, है ना, नियम जो होते हैं वो प्रवेश द्वार है। अगर आप नियम जाने बिना परीक्षा के चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए तो आपका वही हाल होगा जो महाभारत में अभिमन्यु का हुआ था। ठीक है, अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो आप अपने सीनियर से पूछिए, वो आपको ज्यादा बेहतर समझा पाएंगे कि बिना नियम जाने, बिना सूत्र जाने अगर आप परीक्षा के चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए तो यकीन मानिए आप सोच भी नहीं सकते वहां पर आपका क्या हाल होने वाला है। इस चीज का अनुभव हमने किया है, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि आपको नियमों को जानना जरूरी है। उसके बाद हमारा आता है सूत्र को जानना, है ना। सूत्र को जानना क्यों जरूरी है, आइए देखते हैं सूत्र को जानना क्यों जरूरी है। सूत्र आपकी किस तरह से मदद करते हैं, देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं आपकी सहूलियत के लिए। सूत्र, सूत्र को जानना क्यों जरूरी, सूत्र जो है वो एक माध्यम है, समझिए चीजों को आप समझिए। सूत्र क्या है, एक माध्यम है ना, क्योंकि हर समस्या का एक हल होता है, हर समस्या का एक हल होता है, एक सोल्यूशन होता है, ये हम लोग जानते हैं। समस्या का एक सोल्यूशन होता है, लेकिन समस्या को हल करने के लिए आपको एक तरीका पता होना चाहिए। बिना तरीका जाने आप समस्या को हल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आपको सूत्र या एक माध्यम की जरूरत होती। इसको आप इस तरीके से ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। गणित का सवाल आपको हल करना है ना, गणित का सवाल हल करने के लिए आपको सूत्र की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना सूत्र लगाए आप गणित का सवाल हल कर ही नहीं सकते हो। अब आप समझ पा रहे हैं कि सूत्र की जरूरत क्यों है। सूत्र आपको उस समस्या को हल करने का तरीका बताएगा, एक बेहतर तरीका बताता है आपको। जिस तरीके से आप गणित का सवाल बिना सूत्र के हल नहीं कर सकते, वैसे ही आप सिलेबस में क्या पढ़े या सही उत्तर कैसे ढूंढे, उसके लिए अगर आप सूत्र अप्लाई नहीं करेंगे तो आप परीक्षा के चक्रियों में बस घूमते रहेंगे। इसीलिए आपको नियम और सूत्र को जानना जरूरी होता है। ठीक है, जब आप इन चीजों को जान लेंगे तो क्या फायदा होगा, है ना। इन चीजों को जानने से, नियम और सूत्र जब आप जान लेंगे तो आपका जो परीक्षा को देखने का जो नजरिया है वो आपका नजरिया पूरी तरीके से बदल जाएगा। आपकी जो तैयारी है, परीक्षा की जो तैयारी है वो पूरी तरह से बदल जाएगी, क्योंकि फिर आपको कोई परीक्षा में सही उत्तर तक पहुंचने के लिए तुक्का नहीं सिखा रहा होगा, फिर आप उसके लिए सूत्र अप्लाई करेंगे, क्योंकि आप ये जान जाते हैं कि परीक्षा जो है वो तुक्का नहीं है, परीक्षा कुछ निश्चित नियम है, परीक्षा विज्ञान है, परीक्षा कला है, उसको हल करने का एक सूत्र होता है। तो आप सही उत्तर पता करने के लिए तुक्का नहीं लगाएंगे, आप सही उत्तर पता करने के लिए सूत्र लगाएंगे। तो इन चीजों को जानने से क्या होगा, आपका जो डायरेक्शन है, परीक्षा की तैयारी का जो डायरेक्शन है एकदम स्ट्रेट हो जाएगा, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आपको पता होगा कि आपकी तैयारी आपको किस तरह से करना है। आपको ये पता है कि अगर कोई समस्या आती है तो क्या करना है, आपको नियमों को जानना है। अगर आपका प्रश्न या आपका सिलेबस में आपको नहीं समझ में आ रहा क्या पढ़ना क्या छोड़ना, तो आप क्या करेंगे, आप उस सूत्र को अप्लाई करेंगे, उस तरीके को अप्लाई करेंगे, उस माध्यम को अप्लाई करेंगे जो आपको ये बताता है कि सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है, क्या आपका आईएमपी टॉपिक है, क्या आपको बाद में देखना है। ये सूत्र आपको ये बताएगा कि सही उत्तर तक कैसे पहुंचा जाता है। यही है आपको जानना। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट आपका जो सवाल है हम लोग उसको समझते हैं, आइए देखते हैं। अब हमारा जो आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल आप याद कर पा रहे हैं, 4th नंबर का हमारा सवाल क्या था, सफलता क्या है। आइए उस चीज को भी जानते हैं कि सफलता क्या है। सफलता, ये 4th नंबर का आपका प्रश्न था, सफलता, सफलता क्या है। आप खुद से ये प्रश्न कीजिए, सफलता क्या है, तो आपको परीक्षा का अर्थ, परीक्षा का तरीका, वो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने लगेंगे। तो परीक्षा क्या है, इसको समझने के लिए मैंने एक
एक सिद्धांत दिया है। चीजों को हम लोग थोड़ा सा स्पेसिफिकली कुछ नाम देते हैं, ये बस वही तरीका है। मैंने इसको नाम दिया है दो पक्ष सिद्धांत। आइए लिख लीजिए, दो पक्ष सिद्धांत। ठीक है, इसको जानने के लिए मैंने एक अवधारणा बनाई है या किसी चीज को नाम दिया है, उसको मैंने नाम दिया है दो पक्ष सिद्धांत। सफलता को आप सिक्के के दो पहलू की तरह समझिए कि जो सफलता है वो सिक्के के दो पहलू। आपने कोइन देखा है, कोइन के हमेशा दो पहलू होते हैं, सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। आपने इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं देखी होगी जिसका कि एक पहलू हो। हर चीज का दूसरा पहलू हमेशा होता ही है। अगर आप मुझसे ये कहेंगे कि नहीं हमने तो उस चीज का उस एक ही पहलू देखा है, नहीं ना, उसका ना तो एक पहलू भी होता है। अगर आप ये कहते हैं कि उस चीज का एक पहलू है, इसका मतलब है कि आपको इस दूसरे पहलू के बारे में जानकारी नहीं है, अभी इस दूसरे पहलू से आप अनजान हैं। इसका यही अर्थ है कि हर चीज के दो पहलू होते ही होते हैं। जैसे जनरली लोग हमसे कहते हैं कि किसी भी फैसले पे पहुंचने के लिए या किसी भी निर्णय पे पहुंचने के लिए किसी एक की बात नहीं सुनो, सामने वाले का पक्ष भी आप जानिए, है ना। तो आप किसी भी निर्णय पे पहुंचने के लिए सिर्फ एक की बात मत सुनिए, आप दूसरे का पक्ष भी जानिए, उस पक्ष को भी रखिए। जब आप दोनों पक्षों को साथ में मिलाते हैं, दोनों पहलुओं को आप साथ में मिलाते हैं, तो ही आप सही निर्णय पर पहुंच पाते हैं। तभी आप उस पे उसका उसका जस्टिफिकेशन कर पाते हैं, तभी आप न्याय कर पाते हैं, जब आप दोनों पक्षों को साथ में मिलाते हैं। यही है सफलता का दो पक्ष सिद्धांत, जिसको मैं आसानी से इस अर्थ में समझाने की कोशिश करता हूं कि सफलता जो है वो सिक्के के दो पहलू की तरह है, जिनको आप अलग नहीं कर सकते हो। अगर आप उनको अलग करोगे तो आप किसी सही उत्तर पे नहीं पहुंच पाएंगे, आप सही निर्णय पे नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए आपको किसी भी समस्या को समझने के लिए उन दोनों पक्षों को साथ में रखना ही पड़ेगा। आइए हम देखते हैं कि वो दो पक्ष आपको किस तरीके से समझना होगा। इस दुनिया में हर चीज के दो पक्ष हैं, जैसे कि समस्या समस्या है तो उसका उसका हल है। आप बताते भी रहिए मुझे। समस्या है तो हल है, सुख है तो, है ना। आप अपने मन में याद इस चीज को दोहरा सकते हैं कि सुख है तो दुख है, जीवन है तो उसके साथ में मरण है। ये चीजें सिर्फ समझने के लिए, ज्यादा डिटेल में मत जाना, मैं सिर्फ समझाने के लिए इन चीजों को मैं सिंप्लीफाई करने के लिए मैं सारी चीजें के लिए कोशिश कर रहा हूँ। जीवन है तो मरण है, प्रश्न है तो उसका उत्तर भी होगा। अगर परीक्षा है, समझ पा रहे हैं, परीक्षा है तो सफलता है। इसका ये अर्थ है कि कोई भी चीज एक पक्ष नहीं है, हर चीज के दो पक्ष हमेशा साथ में जुड़े हुए होते हैं। इन पक्षों का आपस में एक अटूट संबंध है और ये पक्ष एक दूसरे को बैलेंस भी करते हैं, है ना। हम ये नहीं कहते कि नहीं हमने सिर्फ सुख देखा है, हमने दुख भी देखा है, तो सुख पे दुख उसको बैलेंस करता है, संतुलन करता है। जीवन और मरण ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये दोनों अवधारणाएं, दो पक्ष सिद्धांत या दो पहलू सिद्धांत, ये हमको समझाने की कोशिश करता है कि किसी भी चीज के दो पक्ष होते हैं जो आपस में अटूट रूप से जुड़े हुए होते हैं, वो साथ में ही रहते हैं, हमेशा वो साथ में ही चलते हैं। आप उन दोनों पक्षों को अलग करके किसी भी सत्य को नहीं समझ पाएंगे, किसी भी समस्या के हल को नहीं निकाल पाएंगे अगर आप किसी एक पक्ष को ही जानते हैं। तो किसी भी किसी भी चीज को समझने या हल करने के लिए आपको दोनों पक्षों को जानना जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पर सफलता के दो पक्ष देखते हैं। वो सफलता के दो पक्ष क्या है? पहला है नियम। समझ पा रहे हैं? पहला पक्ष है नियम और दूसरा पक्ष है सूत्र। सफलता के लिए नियम को जानना और सूत्र को जानना बहुत जरूरी। अगर आपको सफल होना है तो पहला पक्ष नियम, दूसरा पक्ष है सूत्र।
जब आप इन दोनों को साथ में अप्लाई करते हैं। इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अगर आप इन दोनों को अलग करते हैं, इसका मतलब है कि आप सही सत्य पे, यूनिवर्सल ट्रुथ पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए सफलता के दो नियम है। आपने विक्ट्री का सिंबल देखा होगा। विक्ट्री का क्या सिंबल है? ये विक्ट्री का सिंबल है, ये सफलता का सिंबल है। सफलता का जो चिन्ह है वो ऐसा ही होता है। याद कर पा रहे हैं? यही है सफलता का सिंबल, यही है सफलता का, विक्ट्री का सिंबल। पहला है नियम, दूसरा है सूत्र। नियम को जानिए, सूत्र को अप्लाई कीजिए, फिर आपको मिलेगी विक्ट्री, फिर आपको मिलेगी सफलता। यही है दो पक्ष सिद्धांत। ये सब कुछ समझाने के पीछे मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है कि आप चीजों को सरल, एकदम सरल शब्दों में समझ पाए, एकदम सिंप्लीफाई करके चीजों को समझ पाए कि नहीं, चीजें ना इस वे में भी होती है। इससे आपका नजरिया चीजों को समझने का बदलेगा, आप चीजों को ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। अब आप समझ पा रहे हैं कि सफलता क्या है। सफलता दो पक्ष उसमें जुड़े हुए हैं। अगर आप किसी एक पक्ष को जान पा रहे हैं, अगर आप खुद से भी ये सवाल कर सकते हैं कि हम सफल क्यों नहीं हो पा रहे, हम असफल क्यों हो रहे हैं, तो आप उसको इस वे में समझ सकते हैं कि हो सकता है शायद हमको नियम पता हो, सूत्र ना पता हो, या हो सकता है हमको दोनों चीजें ना पता हो। तो सफल होने के लिए सबसे पहले आप जो पहला पक्ष है नियम को जानिए, और दूसरे पक्ष को आप साथ में अप्लाई कीजिए, क्योंकि दोनों पक्ष हमेशा साथ में रहते हैं। इन दोनों का आपस में अटूट संबंध है। इन दोनों को अलग करके आप जो सत्य है उस तक नहीं पहुंच सकता। आपको सत्य तक पहुंचना है, अगर आपको सफलता तक पहुंचना है तो दो पक्षों को आपको मिलाना ही होगा। यही है सफलता का दो पक्ष सिद्धांत। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि किसी भी चीज को किस तरह से समझा जाता है। कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको समझना, है ना, या किसी चीज को पढ़ने का तरीका क्या है ना। मैं यहाँ पर लिखता हूं सीखने सीखने या समझने का तरीका। आप इस चीज को समझिए, सीखने समझने का एक तरीका होता है ना। वो क्या तरीका है? हर चीज को समझने का ना एक क्रम होता है ना। वो क्रम क्या कहता है, वो किस तरीके से आप समझेंगे। तो चीजों को ना इस तरह से समझा जाता है। सबसे पहले आप उसको थोड़ा सा पढ़िए, है ना, शॉर्ट में, सूक्ष्म में। ये शब्द सिर्फ समझने के लिए है। किसी भी चीज को आप सबसे पहले थोड़ा सा पढ़िए, सूक्ष्म रूप में पढ़िए कि वो चीज क्या है। उसके बाद चीजों को हम लोग थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं, है ना, थोड़ा सा और उसकी व्याख्या करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो एक बिंदु आता है, यहाँ पर जो एक पॉइंट आता है, यहाँ पर हम उस चीज का भाव जो है, हम जो पढ़ना चाहते हैं, जो समझना सीखना चाहते हैं, उसका भाव हम समझ जाते हैं, या उसको हम सीख जाते हैं। हम उसको सीख जाते हैं कि वो चीज एक्चुअल में क्या है। उसके बाद क्या होता है, यही प्रक्रिया फिर आपको इस वे में होती हुई नजर आएगी। फिर ये सीखने और समझने की प्रक्रिया ना, फिर वो चीज इस वे में सिमटने लगती है, और यहाँ पर वो वापस उसी क्रम में आ जाती है सूक्ष्म रूप में। इसका मतलब है कि यहाँ पर आप उस चीज को समझ जाते हैं, आप उस चीज को सीख जाते हैं, समझ जाते हैं। तो पढ़ने का एक एक क्रम है। आप चीजों को उसी वे में पढ़िए, उसी वे में सीखिए और समझिए, तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। सबसे पहले थोड़ा सा सूक्ष्म रूप में पढ़िए, उसके बाद फिर उसको थोड़ा सा आगे पढ़िए, सीखिए, फिर थोड़ा सा और, फिर थोड़ा सा और। यहाँ पर आप आकर उस चीज को सीख जाते हैं, उसका भाव आप समझ पाते हैं कि वो चीज क्या है। तो खुद ब खुद वो चीज ना अपने आप में सिमटने लगती है, और यहाँ पर आकर उस चीज को समझ जाते हैं। अगर आप चीजों को एकदम से पढ़ना चाहेंगे, एकदम से इकट्ठा सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे, अगर आप यहाँ पर हो जाएंगे, है ना, कि चीजों को हम इकट्ठा सब कुछ, सारी किताब एक ही साथ में रख लें, सारे कॉन्सेप्ट को हम इकट्ठा समझ लें, तो वैसा नहीं होगा। ये चीज क्या हो जाएगी, फिर ये मिक्स हो जाएगी, है ना। अगर आप सब चीजों को इकट्ठा पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, तो ये सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये
ये रायता हो जाएगा। आप इकट्ठा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो यही चीज रायता हो जाएगी, और रायता रायता फैल जाता है। तो चीजों को रायता मत बनाइए, चीजों को फैलाइए नहीं, चीजों को आप इस वे में पढ़िए, इस वे में सीखने की कोशिश कीजिए। पहले थोड़ा सा, उसके बाद में फिर थोड़ा सा और पढ़िए, फिर और समझिए, उसके बाद में यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, तो चीजें खुद ब खुद कम होने को लगेगी। तो इसको बताने के पीछे मेरा जो उद्देश्य वो यही है कि हम अपना जो टॉपिक है, हमने जो सीखा है कि परीक्षा क्या है, हमारे जो भी प्रश्न थे कि परीक्षा क्या है, परीक्षा एक विज्ञान है, परीक्षा एक कला है। सही उत्तर कैसे पता करें, सिलेबस में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, उसके लिए एक सूत्र है। तो उसकी जो विशेषताएं जो है, हम इसको आपने आने वाले लेक्चर में और ज्यादा डिटेल में समझेंगे, और ज्यादा उसकी व्याख्या करेंगे और बेहतर समझेंगे। अभी हमने इसको सिर्फ सूक्ष्म रूप में, शॉर्ट रूप में समझा है, अभी हमने उसको यहाँ पर नहीं पहुंचे। एकदम इकट्ठा आपको नहीं पढ़ना है, आप चीजों को क्रम से पढ़िए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो चीजें आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगी, कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज है जो हमने पढ़ी है कि परीक्षा क्या है, परीक्षा एक विज्ञान है, परीक्षा एक कला है, उसको हम और आगे उसकी विशेषताओं को समझेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। उसके बाद जो हमारा सूत्र है, हीरो ढूंढने का सूत्र है, उसमें जो बाकी जो विशेषताएं, उन विशेषताओं को हम लोग और ज्यादा आने वाले समय में बेहतर समझेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पर रखते हैं। आप इस चीज में कुछ अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमको कमेंट कीजिए, ताकि हम आपकी समस्या को समझ पाए, उसके लिए हम उसका सही उत्तर आपको बता पाए, उसका सही तरीका आपको बता पाए, समझा पाए, उसके लिए हम और सूत्र बना पाए, उसके लिए हम और नियम बना पाए। तो तब तक के लिए जोहार।